आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ट्राई करेंगे कि 2 लेक्चर से 3 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लें इसको पूरा रिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमें सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, यानी ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एक शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से हम उसको रिकॉल करने का ट्राई करेंगे सो दैट 2 से 3 लेक्चर में पूरी चीजों को सम अप कर लें। सिंपल इतना ही है, तो बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर बेसिकली डिवाइड करें तो 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 1, जिसके अंदर आप रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, कोहलाउस लॉ, ये सारी बातें पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 2 के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल एंड नर्स्ट इक्वेशन, फैराडेज लॉ, ये सब पढ़ेंगे। और सेक्शन 3 के अंदर बैटरी का सेक्शन होता है, बैटरी के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें तो 3 पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। अब उन तीनों पार्टों में से सबसे पहला पार्ट हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एंड कोहलाउस लॉ। वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक इन दिस लेक्चर। सबसे पहला पार्ट हमारा स्टार्ट होता है, चूंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ही ऐसा है जिसमें हम केमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे समझिए, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की स्टडी करते हो। भाई करंट किधर से किधर जा रहा है तो किधर जा रहा है, इन चीजों की जिसमें स्टडी करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चलूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेक्शन का सबसे पहला पॉइंट जो आपका आता है उसमें आता है कि ओम्स लॉ। हम पहले समझते हैं ओम्स लॉ, या हम थोड़ा सा आपको कंडक्टर और पहले इंसुलेटर की बात कर लें। कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं शॉर्ट में, तब ओम्स लॉ पे आते हैं। कंडक्टर आप बताएंगे क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं ऐसे सब्सटेंस जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। सॉलिड स्टेट में ये सारी बातें हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। अब कंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर वो होता है जिसमें करंट का फ्लो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर कभी करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसे बोलेंगे मेटालिक कंडक्टर। जैसे वायर वगैरह में जो करंट फ्लो होता है वो मेटालिक कंडक्टर हो गए। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर वो होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ड्यू टू आयंस होता है। आयंस मतलब कौन होंगे, कैटायन और एनायन। तो एनायनों के मूवमेंट की वजह से, कैटायन और एनायन के मूवमेंट की वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो हम उसे कौन से कंडक्टर में रखते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर रखते हैं। अब जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करेंगे तो सबसे पहला बेसिक टर्म हो जाएगा कि हमारे पास एक क्या होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए। अब जो आपने कंटेनर लेके रखा है, इस कंटेनर के अंदर हमें क्या फिल करना है, इलेक्ट्रोलाइट फिल करना है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन रखना है। अब इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ रहा होगा ना, ऐसे कोई भी कंपोनेंट जिनको एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करने पर वो अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब आयन में कैसे टूटेगा, तो इसके लिए हमको क्या लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोड्स लगाने होंगे। ये देखिए मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड वो मेटल सरफेस होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शंस होते हैं। यानी हम सीधे समझ लेते हैं मेटल प्लेट होती है, इलेक्ट्रोड एक तरीके क्या है, मेटल प्लेट है जिस पर ऑक्सीडेशन और क्या होंगे, रिडक्शंस होंगे। अब क्या करेंगे, इस प्लेट्स को हम कनेक्ट करके ले जाएंगे और यहां से हमने इन्हें सेल्स के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और वापस से लाके इनको यहां पे ज्वाइन कर देंगे। अब उम्मीद करते हैं कि ये तो आपको पता ही होगा कि जो आयंस होते हैं उसमें कौन कैटायन होता है, कौन एनायन होता है, इतना सब तो बेसिक पता है। प्लस वाला कैटायन होगा, माइनस वाला एनायंस होंगे, ठीक है। अब कैथोड और एनोड 2 चीजें होती हैं। ये हो गया आपका कैथोड, और याद रखिएगा कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये क्या हो गया, एनोड,
और एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो एनोड पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। कैथोड पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल की जब बात करते हैं तो ये चार्ज बदल जाते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड पे आपका क्या हो जाता है और कैथोड पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो बदल जाए। ये थोड़ा सा मैं इसको रिवर्स कर दूं, कैथोड को हमें इस साइड लिखना है और एनोड को इस साइड लिखना है। तो एक तरीके से ये आप सीधे समझ लीजिए, ये हमारा एक हो गया एनोड, जो कि एनोड कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। और ये क्या हो गया? कैथोड, जो कैसा हो गया? नेगेटिव। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया कि कैटायन या एनायंस। तो जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो दो इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं, एक मान लो A+ बन गया और एक B- बन गया। तो जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उसके ऊपर कौन माइग्रेट करेगा? B नेगेटिव। और इस वाले प्लेट पे कौन माइग्रेट करेगा? A पॉजिटिव। यानी नेगेटिव प्लेट पे कौन जाएगा? A+। और पॉजिटिव प्लेट पे कौन जाएगा? B-। एक प्लेट पे A-, एक प्लेट पे A+ और एक पे B-। जब जाएंगे तो ये उस इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे? डिपॉजिट होंगे। अब बताओ A कैसे डिपॉजिट होगा? जब A पहुंचेगा तो A+ को क्या चाहिए होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो A+ इलेक्ट्रॉन को लेके किस में बदल जाएगा? A में। सर बताइए, A+ ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो A+ का क्या हुआ है? रिडक्शन। A+ का क्या हुआ है? गुड। तो यहां पे A+ का हो गया रिडक्शन। और ऐसे ही जब हम B- ऐड करेंगे तो B- इलेक्ट्रॉन को लॉस करके B में बदलेगा, और चूंकि इसने लॉस किया है इसलिए इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। एक बात ध्यान समझिएगा, एक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, और एक का क्या हुआ? रिडक्शन। कॉमन, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम कहते हैं एनोड, और जहां पे रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। इसका मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बोला जाएगा कौन? एनोड पे हो रहा है। इसे हम बोल देंगे एट एनोड और इसे बोल देंगे एट कैथोड। तो कैथोड पे ये होगा और एनोड पे ये होगा। जब ये आयन अपोजिट इलेक्ट्रोडों पे जमा होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होगा और एक उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा। तो सर एक जगह पर इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, एक जगह पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का जहां पर रिलीज हो रहे हैं वहां से जहां पे यूज हो रहे हैं वहां तक उनका क्या होगा? फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉनों के इसी फ्लो को, इलेक्ट्रॉन्स के इसी फ्लो की वजह से ही क्या कंडक्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्या कंडक्ट होगी? समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? आपके घर में बैटरी वगैरह होते हैं तो बैटरी के अंदर भी H2SO4, लेड ऑक्साइड, अलग अलग चीजों की बैटरी जिसकी बनी होगी उसके अकॉर्डिंग उसके आयन होते हैं, और आयन अपोजिट प्लेट पे जब मूव करते हैं तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो यहां पर आयनों के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आयन इस इलेक्ट्रोड पे जितने जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे उतनी एक्सेस क्वांटिटी में कौन जनरेट होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और इन आयंस को पहुंचने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी लेस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। यानी जितनी एक्सेस क्वांटिटी में आयंस इस इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे उतनी ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उन्हें वहां पहुंचने में उनकी स्ट्रेंथ, करंट की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इनके रास्ते में कौन इनको रोकेगा? इन आयनों को जो चल रहे हैं इन्हें कौन रोकेगा? सर जो इन आयनों को रोकेगा उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस कैसे आएगा? सुनिएगा, रोकने के लिए दो लोग जिम्मेदार होंगे। कौन कौन दो लोग जिम्मेदार होंगे? नंबर एक, वो खुद का सॉल्वेंट। देखो भाई, जब चलेगा तो एक बात बताओ, इस आयन के ऊपर मान लो A+ है तो वाटर क्या खाली होगा? वाटर में कौन होते हैं? OH ना होता है। वाटर में कौन होता है? OH। तो H के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। O के ऊपर क्या आएगा? माइनस। इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। तो अब बताओ इस A+ को ये सब अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? करेंगे ना। ये A पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा होगा O के थ्रू, तो जब A+ जा रहा होगा, ये भाई मुझे इलेक्ट्रोड पे जाना है, तो उस समय क्या वाटर कह रहा होगा जा चला जा? नहीं, वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन उस कैटायन को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा?
खींच रहा होगा, और अब इस A प्लस को इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके जाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर इस A प्लस को यहां जाना है तो यहां जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? वही एनर्जी देने का काम कौन करेगा? कैथोड करेगा, क्योंकि वही तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ये इसको अट्रैक्ट नहीं करता तो ये जल्दी से पहुंच जाता, अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए देर में पहुंच रहा है। तो इसका मतलब एक तो हिंड्रेंस ये हो गया, दूसरा हिंड्रेंस कौन कर रहा होगा? दूसरा हिंड्रेंस कर रहा होगा कि जब ये A प्लस फ्री हुआ तो उसी समय B माइनस भी तो होगा। बोलो भाई, तो A प्लस किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? B माइनस को, और B माइनस किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा? A प्लस को। इस तरह से A B प्लस B माइनस को और B माइनस A प्लस को सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब इनके अट्रैक्शन की वजह से भी आयन की जो स्पीड है वो घट जाएगी। हम कहीं जा रहे हैं, अचानक बढ़िया मूड में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, एकदम पीछे से कौन बारे हेलो नाम लेके तुम्हारा बुलाया, भाई एक बार ब्रेक तो लगेगा, पीछे तो देखेंगे कौन बुलाया है। स्पीड घट गई, स्पीड घट गई, लगा ना पीछे किसी ने बुलाया, तो जैसे ही हमने पीछे टर्न किया हमारी स्पीड घट गई। नहीं घटेंगे तो ले जाके कौन लोग ठोक देंगे, मजबूरी है घटाना पड़ेगा। और जैसे स्पीड घटाएंगे पीछे देखेंगे भाई क्या है, तो ये जो मैंने पीछे की तरफ डाइवर्ट हुए यही तो अट्रैक्शन है, यही तो हमारी स्पीड को कम किया है। तो A प्लस की स्पीड को भी कम करने वाला कौन है? B माइनस। जा रहा था A प्लस प्लस, कहां कहां कहां, इधर आओ। तो जो उससे ही ये पीछे की तरफ अट्रैक्ट होके देख रहा है, दैट इज कॉल्ड हिंड्रेंस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यही तो हुआ रेजिस्टेंस। तो इस तरह से अब जितना ज्यादा B माइनस होगा, जितना ज्यादा क्राउड होगा, क्राउड मतलब समझते हो? भीड़ जितनी ज्यादा होगी हिंड्रेंस उतना ज्यादा होगा, और यही भीड़ जितनी कम होगी उतना कम हिंड्रेंस होगा। तो बताओ डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट कैसे करोगे? वाटर ऐड कर करके, क्या मिला के? वाटर, सॉल्वेंट ऐड कर करके अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो इन आयनों के बीच की क्या बढ़ जाएगी? दूरियां। इन आयनों के बीच की क्या बढ़ जाएंगी? दूरियां। और जब दूरियां बढ़ेंगी तो उनके बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अट्रैक्शन घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा और कौन घट जाएगा? रेजिस्टेंस। कौन घट जाएगा? कैसे रेजिस्टेंस घट जाएगा? क्योंकि आयनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हमारा सॉल्यूशन जितना कंसंट्रेटेड होगा, सॉल्यूशन जितना कंसंट्रेटेड होगा, उनके बीच में, आयनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा लगेगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, कंडक्टेंस उतना कम हो जाएगा। उम्मीद करते इतनी बात समझ में सभी को आ गई होगी, ये जो मैंने बेसिक थीम बताई है। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ओम्स लॉ, क्योंकि ये इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए चैप्टर के लिए कि क्या आयन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, कैसे कंडक्ट होती है, ये सब बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो अब एक बात समझिए, सीधी सी बात समझिए, ओम्स लॉ क्या था? ओम्स के अकॉर्डिंग आप सब रट्टा मार के तो याद ही कर सकते हैं, ओम्स लॉ लगभग मेजॉरिटी को याद होगा। एक बार मैंने ऐसे देखा था, ऐसे ही मतलब एक इंटरव्यू था, उसमें एक लड़के को पूछे थे फिजिक्स का, क्या पेपर कैसा हुआ? बोला फिजिक्स का पेपर तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा पूछ रहे ओम्स लॉ की डेफिनेशन बता, चुप हो गया, आ ही नहीं रहा है। तो पेपर पहले ओम्स लॉ वहीं से याद हो जाए। क्या था ओम्स लॉ? किसी को याद है? ओम्स लॉ क्या था? पेपर बहुत अच्छा गया। ओम्स लॉ था कि अगर किसी भी चीज में जो करंट का फ्लो होना है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो इलेक्ट्रोडों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, करंट का फ्लो उतना ज्यादा होगा। तुम ऐसे समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोड को बहुत तेजी से आयन को पकड़ पकड़ के खींचेगा ना, और पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम हो जाएगा वो खुद ही न्यूट्रल हो जाएगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। आएगा, अच्छा आ जाओ देख लेते हैं। किसी को हम बुला रहे हैं दो तरीके से, ए भाई आओ थोड़ा सा आ जाओ काम है, ए इधर आओ, दोनों के बुलाने में मेथड में चेंज हो गया। किसी को हम जल्दी आओ, इधर आओ, डिफरेंस है। एग्जैक्टली वैसे ही ये जो बुलाया जा रहा है, किसको बुला रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ऐसे फिजिक्स की लैंग्वेज में रट्टा मार लो, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? दो इलेक्ट्रोड लगे हैं,
ये इलेक्ट्रोड अपने बीच में प्रेजेंट आयन को जितनी तेजी से अपने पास बुला रहे हो, वही है समझने के लिए, वही है पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसे तुम कुछ भी कर लो, दो इलेक्ट्रोडों के बीच का चार्ज डिफरेंस जो है, तो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा आयन उतनी जल्दी जल्दी जाएगा, चार्ज डिफरेंस कम जितना होगा उतने कम। अब बताओ, आयन जितनी जल्दी जल्दी जाएगा, करंट का फ्लो भी तो उतनी जल्दी होगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी जल्दी होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा मान लीजिए हम दो वायर लिए हैं और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन एक में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है और एक में करंट कम फ्लो हो रहा है, तो ऐसे केस में इन्होंने कहा कि V इज इक्वल टू R इंटू I, I इंटू R या R इंटू I। अब यहां पे R क्या हो गया, इन्होंने कहा यही R ही क्या है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस। अब बताओ, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज क्या है, लेकिन करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट कम है रेजिस्टेंस एक बढ़ेगा एक घट जाएगा, एक घटेगा एक, इसका मतलब जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इसकी यूनिट जो होती है यहां सीधे समझ लीजिएगा, वेयर R इज इक्वल टू क्या, रेजिस्टेंस। R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और R की जो यूनिट हो जाएगी वो ओम हो जाएगी। क्या होगी, ओम। क्या हो जाएगी, ओम। और ओम को कैसे इंडिकेट करते हैं, ओम। ठीक है, गुड। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। पहला टॉपिक, अगला कंडक्टेंस। सर यहां जो अभी मैंने बताया ना, ये सब तो फिजिक्स का ही, तो हमें पहले से फिजिक्स में पता होना चाहिए। हमारी कहानी यहां से शुरू हो रही है। कंडक्टेंस को हम लोग यहां पर मैं G से इंडिकेट कर रहा हूं, आप C से भी कुछ जगह इंडिकेट किया हुआ मिल जाएगा। G इंडिकेट कर लीजिए या C मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब कंडक्टेंस क्या होता है, द मैक्सिमम क्या, टेंडेंसी टू कंडक्ट व्हाट, द मैक्सिमम टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब जैसे अगर मान लीजिए यहां पे G है तो वो R के रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब क्या है, कंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा, कंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, कंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा। यानी G इक्वल टू 1/R, G इक्वल टू 1/R। अब बताओ, G को G रहने देते हैं और R की जगह पे हम यूनिट क्या लगा सकते हैं, ओम। यूनिट निकाल लेते हैं, ओम। तो अगर मैं यहां पे ओम लिख दूं तो बताओ कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, या इसी को बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं, महो, या इसी को क्या बोलते हैं, साइमन। क्या बोलते हैं, साइमन। तो ओम इनवर्स या महो या साइमन, ओम इनवर्स, महो या साइमन। अब इतनी बात समझ में सबको आ गई कि नहीं, क्या क्या समझे सर, G इक्वल टू 1/R, G इक्वल टू एंड G इक्वल टू 1 ओम्स। ओम क्या है, ओम क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ओम इनवर्स या महो या साइमन इनवर्स। अब थोड़ा सा R को समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास, ऐसे समझिएगा, रेजिस्टेंस को समझेंगे कैसे। अगर बात रेजिस्टेंस की करें तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, अच्छा तुम ऐसे समझो, लॉजिकली समझो थोड़ा सा। ये एक मान लो वायर है, इतना लंबा वायर है, और एक यही वायर है, मान लो कुछ इतना लंबा वायर है। ध्यान से सुनिएगा, दोनों वायर में थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। डिफरेंस क्या किए दोनों वायर में, एक ये भी 10 ग्राम था, ये भी 10 ग्राम है, यानी दोनों वायर का जो मास अमाउंट है वो सेम है। अब अगर अमाउंट सेम है तो आप बताइए किसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट होगी। आप ऐसे समझिए, जिस वायर में रेजिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस ज्यादा होगी। ए भाई तुम ऐसे समझो, एक पतली सड़क पे चलना हो, पतली सी सड़क पे चलना हो और दूरी ज्यादा हो, दूसरा खूब 6 लेन पे चलें, दूरी कम हो। 6 लेन पे चल रहे हैं, दूरी कम है, पतली सड़क पे चल रहे हैं, दूरी ज्यादा है।
हमें टाइम कहां ज्यादा लगेगा? पतली सड़क, एक तो सड़क पतली है, यानी कोनो एक तो गाड़ी आ जाएगी तो हमको तुरंत अपनी स्पीड कम कर लेनी होगी। भाई रुक जाओ भाई, तुम पहले, मैं साइड हो जाऊं लटक उटक के तुमको पाइस दे दूं। पहला समस्या तो ये हो गया। दूसरा, हमें दूरी भी ज्यादा जानी है, दूरी भी ज्यादा जानी है तो रुकावटें, रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस सब ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पता चला 6 लेन है, ओ अपनी स्पीड में आ रहा है, वो अपनी स्पीड में जा रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई? जगह ज्यादा है ना, हम साइड में, उधर से तुम निकल जाओ, दिक्कत नहीं ना है। तो अगर चौड़ा होगा, यानी जिसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर अब साइंस की लैंग्वेज में बोले तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस कम हो जाएगा। और यही क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होता जाएगा, रेजिस्टेंस या हिंड्रेंस उतना ज्यादा होता जाएगा। तो अगर मैं इस वायर की लेंथ की बात करूं तो सर इसकी लेंथ ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है मतलब हिंड्रेंस ज्यादा है, हिंड्रेंस ज्यादा है मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वहीं पे अब बताओ, अगर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब अगर दोनों को मर्ज कर दें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। बन सकते हैं? अब जैसा हमने पढ़ रखा है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है, तो हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे और उसकी जगह पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा करके एक उसका कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगाएंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा? R इक्वल टू रो इंटू L/A। व्हाट इज रो? वेरी गुड, वेयर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है? द मैक्सिमम हिंड्रेंस बाई 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन, 1 मीटर क्यूबिक सोल्यूशन या 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सुनो ना, सुनो ना, अगर L के जगह 1 लिख दें और A के जगह भी 1 लिख दें, यहां 1 सेंटीमीटर लिख दें, यहां 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें, यहां 1 मीटर लिख दें, यहां पे 1 मीटर स्क्वायर लिख दें, तो एक बात बताओ, ये हो गया ना वॉल्यूम? क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर ये वॉल्यूम है तो यहां का जो, अब दोनों चूंकि 1 हो जाएंगे, तो हमने टोटल जो वॉल्यूम ले लिया वो बराबर कितने के ले लिया? 1। अच्छा, ये कुछ तुम कंफ्यूज हो रहे हो क्या? ये A क्या है? घबराना नहीं एकदम। A जानते हो क्या है? भाई जो वायर लिए हो ना, जो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कितना चौड़ा कितना मोटा है, दैट इज कॉल्ड A। ये जितना मोटा होगा इसका मतलब उसकी एरिया उतनी ज्यादा है। अब तुम मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, ये एक स्टैंप है सिंगल, बॉल फेंक के मार रहे हो, बॉल माने आयन, अरे बॉल माने कौन? कटायन या एनायन। और जब ये बॉल यहां से जा रहा है तो अगर सिंगल स्टैंप लगाए हो तो बताओ क्लीन बोल्ड होने के चांसेस कम होंगे कि ज्यादा? कम होंगे। अब मैंने डबल स्टैंप लगा दिया, स्टैंप 2 हो गए, अब चांस बढ़ेगा घटेगा? क्या हुआ सर? एरिया बढ़ गई। एरिया क्या हो गई? तो अगर मेरे इलेक्ट्रोड की एरिया बढ़ती जाएगी तो उसके ऊपर आयंस के स्ट्राइक करने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है? और जब वो बढ़ जाएंगे तो मतलब ये है कि रेजिस्टेंस घट जा रहा है। और लेंथ क्या हो गई? यहां से और यहां, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को L बोल रहे हैं, लेंथ। और L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? पक्का सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों सेल कांस्टेंट बोलते हैं? क्योंकि किसी भी सेल के लिए L और A की वैल्यू फिक्स होती है। हम जहां भी इलेक्ट्रोड लगा देंगे वही तो रहेगा। आज ताजा ताजा खरीद के लाए थे, हमारी बैटरी इतनी चौड़ी थी, कुछ दिन बाद पुरानी होती गई, बैटरी छोटी होती जा रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। L जहां है इलेक्ट्रोड वहीं रहेगा, इलेक्ट्रोड जितना थिक है उतना ही रहेगा, ऐसा थोड़ी 4 दिन बाद बैटरी, सब वैसे ही रहेंगे। इसलिए L और A फिक्स होता है, इसीलिए नाम दे देते हैं सेल
कांस्टेंट, यानी सेल में ये कांस्टेंट है। तो अब यहां से हम रो की यूनिट निकालने वाले हैं। तो चलो बताओ रो की यूनिट कैसे निकल जाएगी। रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। अब R की यूनिट हो गई ओम, R की यूनिट क्या हो गई, R की यूनिट हो गई ओम, और A की यूनिट हो गई मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर, और L की यूनिट हो गई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, तो रो इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर, रो इक्वल टू ओम सेंटीमीटर, या इसी के जगह बोल सकते हैं रो इक्वल टू ओम मीटर, ओम मीटर। तो मीटर या सेंटीमीटर, अगर एसआई यूनिट की बात करेगा तो मीटर बोलेंगे, एसआई यूनिट की बात करेगा तो क्या बोलोगे, मीटर बोलेंगे। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई कंफ्यूजन है, रो समझ में आ गया। अब तुम अगर और दिमाग लगाओ तो इतना क्लियर हो गया, क्या क्या फॉर्मूला सीख गए। नंबर 1, G इक्वल टू 1 बाई, G इक्वल टू 1 बाई R इक्वल टू रो इंटू एल बाई, रो क्या है रजिस्टिविटी, R क्या है रेजिस्टेंस, G क्या है कंडक्टेंस, L क्या है लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड, लेंथ बिटवीन, A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, L अपॉन A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, L अपॉन A को क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। G की यूनिट क्या होगी ओम इनवर्स, G की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी ओम, रो की यूनिट क्या होगी ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, जो भी बोल सकते हैं, सिंपल। अब आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस और इसके बाद रेजिस्टिविटी की बात आती है। अब देखो कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। अब बताओ कंडक्टिविटी क्या हो सकती है। जैसे कंडक्टेंस को हम G से इंडिकेट करते हैं, वैसे कंडक्टिविटी को कप्पा से इंडिकेट करते हैं। किससे, कप्पा। अब बताओ कप्पा कैसे याद करोगे, कप्पा से कैसे याद करते हैं, के से, कटप्पा और टप्पा भुला जाओ भाई, बहुत जमाना हो गया उसको गए। यहां देखो, अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा, ध्यान रखना लाइन छोटी यानी सिंपल छोटा के, छोटू वाला के, लाइन छोटी, ये थोड़ा सा बड़ा, बस सिंपल। अब कप्पा ये तो हो गया। अच्छा सर कंडक्टेंस क्या था, टोटल सॉल्यूशन के थ्रू जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो था कंडक्टेंस। अब यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन से जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो होगी कंडक्टिविटी। आप सब मिलके हमें जितना पैसा देते हैं वो है कंडक्टेंस, कोई एक बच्चा जितना देता है वो है कंडक्टिविटी। सिंपल सा लॉजिक है। यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से जितनी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी उसी को बोलेंगे कंडक्टिविटी। अब बताओ कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, रेसिप्रोकल टू रो। पूछो कैसे, अरे जब कंडक्टेंस रेसिप्रोकल टू आर होता है तो कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी, विटी विटी टेंस टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। पहले सुनो, कंडक्टेंस तो रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी तो रेजिस्टिविटी, सिंपल। तो यूनिट वॉल्यूम का जो हिंड्रेंस होगा वो उसके रेसिप्रोकल। अब आपने रो बराबर क्या पढ़ रखा है, रो बराबर क्या पढ़ रखा है, रो बराबर पढ़ रखा है R इंटू ए बाई एल। वैसे तो यूनिट यहीं से निकाल सकते हो, यूनिट बता दो, यूनिट ऑफ कप्पा। रो की यूनिट क्या निकाले थे ओम सेंटीमीटर, रो की यूनिट क्या निकाले थे ओम सेंटीमीटर। तो अगर मैं रो की यूनिट ओम सेंटीमीटर रखूंगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, बोलो। या इसी को मैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकता हूं, या महो सेंटीमीटर इनवर्स बोल सकता हूं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब रो की वैल्यू पुट करो, कप्पा इक्वल टू, बोलो कप्पा इक्वल टू, कप्पा इक्वल टू रो की जगह क्या हो जाएगा R इंटू ए बाई, नहीं सॉरी इट्स फॉल्ट, रो की जगह रखना है ना तो ऊपर 1 तो हो जाएगा। अब ये रो बराबर क्या है R इंटू ए बाई एल, तो यहां पे R हो जाएगा और इंटू ए बाई एल करेंगे तो L बाई ए हो जाएगा, L बाई। अब ये क्या है कंडक्टिविटी, क्या है, अच्छा भूल गए, ये भले रेजिस्टेंस लिखा, हम ऐसे लिख दें सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं।
और ये क्या है, रेजिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला बन गया, कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू वही अपॉन रेजिस्टेंस। या अगर मैं इसको थोड़ा सा बदलना चाहूं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, बस सिंपल है, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, या कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक साथ मेरे साथ सब लोग जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, एक बार फटाक से जितना मैं बताऊं रिकैप करते हैं। सबसे पहले कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन आर, कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रो, यानी कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर, तो कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स या साइमन। कितना आसान हो गया। कंडक्टेंस पूरे सॉल्यूशन का होता है तो यूनिट हो गई ओम इनवर्स, कंडक्टिविटी केवल यूनिट वॉल्यूम का होता है तो उसकी यूनिट लगाओ ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स, पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे तो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, हम वैल्यू पुट करें तो रो इंटू एल बाई ए, अगर ये पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतने फॉर्मूले आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे फॉर्मूलों को समझने के लिए। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो पहले इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक, अब इससे ज्यादा